हाय, आई एम अभिषेक कश्यप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैडलक क्लासेस। कल मैंने गॉसेस लॉ पढ़ा था। आज हम लोग उस पर प्रॉब्लम करने वाले हैं। कुछ बेसिक है, कुछ एससी मार्क के सवाल हैं, कुछ एनसीईआरटी के भी हैं और एक सिंगेज के हैं। ठीक है, तो 4 सवाल हम लोग डील करने वाले हैं। आप देख सकते हो बोर्ड पे। तो पहला सवाल क्या है कि S1 एंड S2 आर टू होलो कंसेंट्रिक स्फीयर्स enclosing charges Q and 2Q respectively as shown in figure. तो what is the ratio of electric flux through S1 and S2? यानी आपको निकालना क्या है, आपको आपका सॉल्यूशन अगर मैं यहाँ पे देखूं सॉल्यूशन क्या है, आप ध्यान से समझो। आपको निकालना क्या है, तो फ्लक्स थ्रू S1 यानी ये सरफेस ये जो S1 सरफेस है उससे कितना फ्लक्स हो रहा है, और रेशियो क्या निकालना है, फ्लक्स थ्रू S2। कंसेप्ट क्लियर। हम लोगों ने कल गॉसेस लॉ क्या पढ़ा था, गॉसेस लॉ पढ़ा था। फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स होता है इंक्लोज चार्ज बट्टे एप्सिलॉन नॉट होता है। इंक्लोज चार्ज माने क्या, कि वो जो आपका इंक्लोजिंग सरफेस है, ये जो आपका क्लोज लूप के अंदर जितना नेट चार्ज है वो इंक्लोज चार्ज यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात बोलूं कि S1 सरफेस S1 के अंदर चार्ज कितना है, टोटल चार्ज Q है, तो क्या ये हो जाएगा नेट चार्ज, तो नेट चार्ज हो गया कैपिटल Q इंक्लोज चार्ज बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया फ्लक्स थ्रू स्फीयर 1। बट अगर हम बात करते हैं फ्लक्स थ्रू स्फीयर 2 का, तो ये स्फीयर 2 है। इस स्फीयर के अंदर में कितना चार्ज है, आप अगर बोलोगे इस S2 के अंदर में नेट चार्ज क्या है, वही इंक्लोज चार्ज होगा। तो नेट चार्ज क्या है, ये 2Q और ये Q, यानी S2 के अंदर में नेट चार्ज कितना है, इंक्लोज चार्ज कितना है, 3Q। कितना है चार्ज, 3Q। तो नेट चार्ज यानी इंक्लोज चार्ज बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो आपने देखा एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खत्म, Q से Q खत्म, यानी 1/3 आ गया इसका रेशियो। पहला आंसर बहुत बेसिक था, बहुत बेसिक। ये सिंगेज का सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, जिससे आपको कंसेप्ट में क्लियरिटी मिलेगी। सेकंड क्वेश्चन पे डील करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का भी अच्छा क्वेश्चन है और सब भी बुक में अच्छे अच्छे हैं। ये क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर आर EX इक्वल टू अल्फा x टू द पावर 1/2 EZ इक्वल टू 0। कैलकुलेट द फ्लक्स टू द क्यूब। मानी ये क्यूब है, साइड ए है, तो क्यूब का 6 फेस होता है, आपको पता है, साइड ए है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, किधर इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, एक्स डायरेक्शन में है। वाई और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं वाई जेड में। यानी यहां पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स है, ये आपका एक्स का फंक्शन है। किसका फंक्शन है यहाँ पे, एक्स का। किसका फंक्शन है, एक्स का। तो हम लोग इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। मेरे पास ये क्यूब है, मेरे पास ये क्या है, क्यूब है। हम लोग देखने वाले हैं कि फ्लक्स कहां से, इस क्यूब में फ्लक्स कहां से पास करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कैलकुलेट करेंगे, कहां से पास होगा। तो अगर मैं बात करूं कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस x ये है, ये मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है मान लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में, किधर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, x डायरेक्शन में। तो अगर मैं बात करूं इस पार्ट का, इस एरिया का पार्ट करूं, तो इस एरिया अगर मैं बात करूंगा, इस पे एरिया फैक्टर किधर होगा, पर सरफेस से परपेंडिकुलर इधर होगा, हाँ या ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, यानी दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। तो इस पार्ट के लिए अगर मैं बात करूं, इस पार्ट के लिए, तो इस पार्ट के लिए फ्लक्स यहां से होगा। कंसेप्ट क्लियर। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं, ये राइट सरफेस है, कौन सा सरफेस है, ये राइट सरफेस। अगर मैं बात करूं लेफ्ट सरफेस, तो लेफ्ट सरफेस के लिए तो फील्ड तो इधर ही है, एक्स के इधर डायरेक्शन में, बट आपका एरिया फैक्टर क्या है, इधर सरफेस से परपेंडिकुलर। तो एरिया फैक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है, यहां बन रहा है 180। कितना बन रहा है, 180। हाँ, यहां भी फ्लक्स कैलकुलेट हो सकता है। मैंने क्या बोला, मुझे फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। तो मैंने यहां देखा राइट सरफेस के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है और एरिया वेक्टर भी क्या है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर इधर है, तो दोनों के बीच में थीटा 0 डिग्री। हाँ, यहां से फ्लक्स कैलकुलेट होगा। अगर मैं बात करूंगा लेफ्ट सरफेस से, तो लेफ्ट सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, बट एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर इधर होगा, है। तो इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। हाँ, यहां से फ्लक्स कैलकुलेट हो सकता है। समझ में आ रहा है बात। और हम ये बात समझ लीजिए कि 3D में हमेशा जो एरिया फैक्टर लेंगे वो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे। क्या लेंगे, अगर ये सरफेस है, अगर देखिए ये सरफेस है तो इसमें आउटवर्ड नॉर्मल, इनवर्ड नहीं लेंगे, आउटवर्ड क्या लेंगे, नॉर्मल। अगर ये है तो ये आउटवर्ड नॉर्मल। बात आ रहा है समझ में, इन 3D। अच्छा, लेफ्ट राइट देख ली। हम लोग इस फिगर को देख रहे हैं, अपर वाले को देख रहे हैं। तो अपर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका अभी एक्स के डायरेक्शन में बढ़ रहा है, एक्स में ही है, बट एरिया फैक्टर किधर होगा, इस सरफेस से परपेंडिकुलर, सरफेस परपेंडिकुलर। तो इस केस में आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल बना 90। तो अच्छा, यहां से फ्लक्स कैलकुलेट नहीं हो सकता क्योंकि cos 90 वैल्यू 0 होता है, खेला खत्म। अच्छा, अगर मैं बात करूं सिमिलरली नीचे से, तो एरिया वेक्टर होगा इसका नीचे, आउटवर्ड होगा। और अगर मैं बात करूं इसका अगर मैं बात करूं ठीक है, ये आपका एरिया फैक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आपका इधर है, तो फिर एंगल कितना बना 90, यानी यहां से फ्लक्स कैलकुलेट नहीं होगा। अच्छा,
तो मैंने देखा अभी राइट सरफेस, लेफ्ट सरफेस, अपर और लोअर, तो अभी हम लोगों ने देखा राइट और लोअर से सिर्फ राइट और लेफ्ट से ही सिर्फ फ्लक्स कैलकुलेट हो रहा है, अपर और लोअर से फ्लक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा है। अच्छा, अब मैं इस पार्ट को देख रहा हूं, तो इस पार्ट में अगर एरिया वेक्टर में बोलूं तो सरफेस से परपेंडिकुलर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है आपका, इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका एक्स डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, बट एरिया वेक्टर किधर है, इस सरफेस का। अगर मैं ये वाला सरफेस का बात करूं, ये वाला अगर मैं सरफेस का बात करूं तो एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, फिर 90 डिग्री, फिर यहां भी फ्लक्स कैलकुलेट नहीं होगा। अच्छा, अब मैं बात करता हूं इस वाले सरफेस के लिए, तो इस सरफेस के लिए आप बोलोगे एरिया वेक्टर ये है बट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी वही है, यानी फिर से क्या खेला आपने, समझ में आ रहा होगा आपको कि फिर से फ्लक्स यहां पे कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, यहां से कैलकुलेट नहीं होगा। यानी कि फ्लक्स सिर्फ कैलकुलेट होगा राइट सरफेस और लेफ्ट सरफेस से, ना यहां से, ना यहां से, ना यहां से और ना नीचे से। फ्लक्स सिर्फ कहां से कैलकुलेट होगा, राइट सरफेस और लेफ्ट सरफेस से। वही कॉन्सेप्ट यहां हम लोग यूज करने वाले हैं। कंसेप्ट क्लियर है? तो हम लोग समझते हैं सॉल्यूशन का। अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशन, समझिए, तो अगर हम लोग को नेट फ्लक्स चाहिए मेरे भाई, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स होगा फ्लक्स थ्रू द राइट सरफेस एंड फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट सरफेस। समझ में आ रहा है बात? फ्लक्स होता क्या है आप लोगों को पता है, फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। तो मैं अगर यहां लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, किस केस में बात करूं, राइट में लिख रहा हूं मैं, और डॉट क्या है आपका, एरिया वेक्टर। कंसेप्ट आ रहा है बात समझ में? और यहां अगर डॉट हटा, अच्छा पहले डॉट आप दे दो, प्लस लेफ्ट का बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट वाला और डॉट एरिया वेक्टर। बात आ रहा है समझ में? अगर मैं बात करूं यहां पे तो नेट फ्लक्स क्या होगा, आप देखो यहां से, अगर मैंने बताया था कि राइट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल बनेगा 0 डिग्री। एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। और जब मैं यहां बैठाऊंगा, डॉट हटाऊंगा तो लाऊंगा ई आर डॉट ए, जब डॉट हटाऊंगा तो ई आर ए कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि यहां पे आ गया आपका सिंपल ई आर ए। क्या आ गया, ई आर ए। कंसेप्ट क्लियर? अच्छा, अब मैं यहां बात करता हूं लेफ्ट सरफेस के लिए। अगर मैं बात करूं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर है बट एरिया वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में एंगल 180 बनेगा। और आपको पता है कि cos 180 का मान कितना होता है, -1। कितना होता है, -1। तो यहां पे जैसे मैं यहां डॉट हटाऊंगा, डॉट प्रोडक्ट, तो ई एल ए इंटू कॉस 180, यानी ये आपका हो जाएगा सीधा माइनस ई एल ए, माइनस ई एल ए। और आपको पता है कि एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही होता है जो किसका होता है, किसका, सरफेस का जो एरिया होता है उसी का जो मैग्नीट्यूड है वही एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि ये एक स्क्वायर है, यहां भी एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, अगर साइड ए है तो ए स्क्वायर। यहां सिमिलरली स्क्वायर का साइड क्या होगा, अगर ए है तो एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। तो यहां मैं लिख सकता हूं, अगर फाइनाइट में लिखना चाहूं तो ई आर इंटू ए स्क्वायर माइनस ई एल इंटू ए स्क्वायर। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फाइनाइट क्या आ गया, फाइनाइट आ गया ए स्क्वायर। अगर मैं कॉमन ले लेता हूं यहां से तो मेरे पास बचेगा ई आर माइनस ई एल। चूंकि अगर ई एल बराबर होता तब तो फ्लक्स तो 0 होता, क्योंकि 0 इंटू 0, बट यहाँ ई आर और एल बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पे एक्स का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, एक्स का। तो अगर मैं बात करूं, अब मैं निकाल रहा हूं कि बताओ भाई राइट के लिए क्या होगा, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है अल्फा एक्स स्क्वायर। क्या दिया है, अल्फा। तो एक्स की जगह मैंने क्या लिखा, आर। क्या लिखा, राइट सरफेस के लिए अल्फा तो कांस्टेंट अल्फा अल्फा। एक्स क्या होगा, तो राइट सरफेस के लिए डिस्टेंस कितना हो गया, ये ए ओरिजिन से और ये ए, यानी 2a। कितना हो गया, ओरिजिन से राइट सरफेस का जो राइट स्क्वायर का जो डिस्टेंस है वो कितना, 2a। कितना हो जाएगा, 2a। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, एक्स जगह पे लिखूंगा 2a और पावर कितना है, 1/2। ये ई आर निकला। अच्छा, अगर मैं बात करूं ई लेफ्ट का, तो लेफ्ट से पहले वही बात, एक्स जगह पे मैंने लेफ्ट एल लिखा, अल्फा कांस्टेंट है। एक्स क्या होगा, तो मैं यहां बोल सकता हूं यहां कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से, ए। कितना है, ए, और उसमें पावर कितना, 1/2। ये आ गया। अब मैं ये दोनों वैल्यू जो है नेट फ्लक्स में फॉर्मूला में पुट कर दूंगा, तो फाइनाइट कितना आ जाएगा, आप ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर इंटू ई आर कितना है, अल्फा। यहाँ पे 2 पे पावर 1/2, तो मैं लिख सकता हूँ √2 सीधा, और a पे पावर 1/2 यानी √a। अच्छा, मैं इसको सीधा लिखता हूँ ऐसे, जैसे मैं इसको लिखता हूँ ए स्क्वायर इंटू ई आर कितना है, ई आर आपका अल्फा इंटू 2a का पावर 1/2, ठीक है, माइनस ई एल कितना है आपका, अल्फा इंटू a टू द पावर 1/2। कंसेप्ट क्लियर है? अल्फा यहाँ भी कॉमन ले लो। अल्फा को आप, अल्फा को जैसे आप कॉमन लोगे बचेगा अंदर में क्या, अंदर में बचेगा आपका 2a पे पावर 1/2, यहाँ बचेगा a पावर 1/2। अब फिर देख रहे हो a पे पावर 1/2 फिर कॉमन है, तो फिर a पे पावर 1/2 भी कॉमन ले लो आप। a पावर 1/2 क्या करो, कॉमन ले लो। क्या बचेगा अंदर में, अल्फा निकल गया, a पावर 1/2 निकल गया, बचा क्या है, 2 पे पावर 1/2 यानी √2।
2 पे पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, √2 माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा, अल्फा भी आपने निकाल लिया, a पावर 1/2 भी निकाल लिया, तो सिर्फ 1 बचा। तो फाइनेट कितना आ गया, फाइनेट आ गया आपका a² इंटू a पावर 1/2, यानी कि a पे पावर कितना हो जाएगा 2 + 1/2 यानी 5/2, 5/2 आता है, समझे ना कि जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ता है, 2 + 1/2 कितना 5/2 इंटू क्या है आपका अल्फा इंटू क्या है √2 - 1। तो ये आपका नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब होगा। तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि अगर मुझे कैलकुलेट करना होता तो अगर एनसीईआरटी में अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी ने रख के दिया है, बट आपका मैंने आपको वैल्यू आप लेके बना सकते हो। कंसेप्ट ये यूज होगा कि क्यूब में जो यहाँ इस कंडीशन जो फ्लक्स पास करेगा, एक राइट सरफेस से और एक लेफ्ट सरफेस से। ओके, हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, 2 हो गया, अब 3 पे आते हैं। 3rd क्वेश्चन क्या है, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज अ डिस्टेंस r डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड L एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो मैं इसको समझाता हूं थोड़ा सा ऐसा 3D फिगर में। मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, ये क्या है आपका एक स्क्वायर, ये क्या है आपका स्क्वायर है। तो स्क्वायर से r डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे एक चार्ज मान लीजिए यहां पे q, मैंने क्या बोला, स्क्वायर है जिसका साइड L L L, तो सब L L होगा, तो स्क्वायर का साइड L है और इसके इससे r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे एक चार्ज q यहां पे रखा हुआ है। तो अब वो पूछ रहा है कि इस सरफेस से यानी स्क्वायर वाले सरफेस से फ्लक्स कितना कैलकुलेट होगा। ओके, क्वेश्चन ये है। अब समझिए बात को बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान समझना है। अभी आप बोलोगे भैया गॉसेस लॉ किसके लिए था, तो गॉसेस लॉ तो था क्लोज लूप के लिए, किसके लिए था, क्लोज लूप के लिए। क्या चार्ज अभी क्लोज लूप पे, बिल्कुल नहीं है, चार्ज तो बाहर है, चार्ज किसका है, क्लोज सरफेस से तो बाहर है, चार्ज ये क्यू कहां है, सरफेस से, क्लोज सरफेस से बाहर है। तो अब तो इसको घेरना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, घेरना पड़ेगा। तो आप ये बताओ, अगर यहां पे चार्ज क्यू है, यहां पे चार्ज क्या है क्यू, आप इमेजिन करो अपने एक रूम को, इमेजिन करो एक अपने रूम को, और रूम में आप हो, इमेजिन करो अपने आप आप अपने रूम में हो और आप खड़े हो। तो अगर आपको घेरना होगा तो आप कैसे घेरोगे, आप इधर से भी दोगे, इधर से भी दोगे, ऊपर से दोगे, सामने से दोगे, पीछे से दोगे, तो माने आपको क्यूब बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा आपको, क्यूब। क्या बनाना पड़ेगा आपको, क्यूब। हाँ, तो इस क्वेश्चन का की पॉइंट यही है कि आपका ये चार्ज क्लोज सरफेस से बाहर है, तो इसको तुमको क्लोज सरफेस में लाना पड़ेगा। तो इसको अगर इस चार्ज को पूरी तरह से घेरना होगा क्लोज सरफेस में, तो हमको क्यूब लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस क्या लेना पड़ेगा, क्यूब। क्या लेना पड़ेगा, क्यूब। तो अब अगर मान लीजिए मैंने इसको क्यूब बना दिया, तो ये क्यूब कहां जाएगा, सेंटर पे कहां जाएगा, ये क्यूब आ जाएगा। मान लीजिए मैंने अब इसको ऐसे थोड़ा बना रहा हूं, मान लीजिए क्यूब है, और अब अगर मैं इसको घेर दूंगा तो इस टाइप का बनेगा सपोज, और ये आपका चार्ज यहां पे आएगा। कहां आएगा चार्ज आपका, ये सेंटर पे आ जाएगा। तो जब सेंटर पे चार्ज क्यू होता है, जब सेंटर पे चार्ज क्या होता है, क्यू, तो कल भी मैंने बताया कि फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्या होगा, तो आप बोलोगे ये होता है भैया क्यू इंक्लोज बट एप्सिलॉन नॉट। क्यू इंक्लोज का मतलब क्या हुआ, नेट चार्ज अंदर में जितना है, तो कितना है भैया, क्यू है बट एप्सिलॉन नॉट। बट आपको पूछ क्या रहा है, फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, माने कि एक फेस से, तो पूरे क्यूब में कितने स्क्वायर से बनते हैं, 6 स्क्वायर से बनते हैं, यानी 6 का वैल्यू इतना, तो ये यूनिटरी मेथड हो गया। तो 1 का वैल्यू कितना, तो फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, यानी ये आपका 6 बेस का था, कितना का था, ये आपका 6 स्क्वायर का वैल्यू, यानी 6 स्क्वायर से क्यूब बनता है, तो 6 स्क्वायर का वैल्यू है क्यूब बटा एप्सिलॉन नॉट, तो 1 स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, q/6 एप्सिलॉन नॉट, आंसर। तो ये बेसिक सब क्वेश्चन है, बट ये एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए आपने क्यूब यहां क्यों लगाया, आपको पता होना चाहिए आपने क्यूब क्यों लगाया, क्योंकि आपका चार्ज कहां है, क्लोज सरफेस से बाहर है, इसलिए आपको तो इसको क्लोज, क्योंकि गॉस लॉ कब लगेगा, एप्लीकेबल कब होगा, जब आप क्लोज सरफेस लाओगे। तो जब क्लोज सरफेस तभी आएगा जब ये क्यूब बनेगा। क्या बनेगा, ये क्यूब। तो क्यूब से जब मैंने बोला कि फ्लक्स कितना होगा, तो नेट चार्ज यानी इंक्लोज चार्ज अंदर में कितना है, क्यूब बटा एप्सिलॉन नॉट, तो 6 स्क्वायर से इतना हुआ, तो 1 स्क्वायर से कितना, q/6 एप्सिलॉन नॉट। कंसेप्ट क्लियर, ओके। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 पे आते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एससी शर्मा का क्वेश्चन है, और आपने देखा भी होगा ये क्वेश्चन क्या बोलता है, फिगर शोज ए क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस जो मैंने ब्लैक से बनाया क्लोज सरफेस है, विच इंटरसेक्ट्स ए कंडक्टिंग स्फीयर, ये कंडक्टिंग स्फीयर है। इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट P, यहां पे P पे एक पॉजिटिव चार्ज है, P पे कैसा चार्ज है, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस से, इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स क्या होगा,
तो ऑप्शन था उसमें जीरो हो जाए, जीरो ही रहेगा, या पॉजिटिव होगा, या निगेटिव होगा, या डिफाइंड नहीं होगा। क्या क्या मैंने बोला, इस क्लोज सरफेस से, इस ये जो ब्लैक वाला है, ये क्लोज सरफेस है, वो फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो ऑप्शन था जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, या अनडिफाइंड होगा। तो समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझिए। आपने पढ़ा होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्या पढ़ा होगा आपने, चार्जिंग बाय इंडक्शन। मान लेते हैं कि एक स्फीयर है, क्या आपका, मैं इसको यहां पे रफ करके बनाता हूं, ठीक है, मैं आपको यहां पे रफ करके थोड़ा समझाता हूं। मान लेते हैं एक मेरा कंडक्टिंग स्फीयर है, और यहां पे मेरा क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज रॉड है। क्या है मेरा, पॉजिटिव चार्ज रॉड है। तो आपने चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ा होगा कि क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज रॉड है, इससे नजदीक वाला जो ये है, ये उल्टा हो जाता है, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, और दूर वाला क्या होता है, सेम आ जाता है, और ये क्या होता है, तब चार्ज हो जाता है। ये पढ़ा है आपने, चार्जिंग बाय इंडक्शन। वही प्रॉपर्टी मैं यहां लगाऊंगा, वही प्रॉपर्टी मैं यहां पे लगाऊंगा। मान लीजिए आपका कंडक्टिंग स्फीयर और ये पॉजिटिव, कैसा है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है, आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है, तो आप बताओ यहां पे क्या होगा, तो आप बोलोगे यहां होगा भैया निगेटिव वाला, क्योंकि मैंने यहां जस्ट बताया कि नजदीक वाला जो होता है वो उल्टा हो जाता है। क्या होता है, उल्टा, और दूर वाला सेम, और दूर वाला क्या होगा भैया, सेम। अब आप बहुत अच्छे से पढ़े हो इस कंसेप्ट को कि फ्लक्स जो होता है ना गॉसेस लॉ से भैया, वो होता है क्यू इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। यानी भैया क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है, क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है बटा एप्सिलॉन नॉट, तो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कैसा चार्ज है भैया, पॉजिटिव चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी फ्लक्स भी कैसा आएगा भैया, पॉजिटिव आएगा। इस चीज को मैं फिर से समझाता हूं। एक क्लोज सरफेस था और एक कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों इंटरसेक्ट किए, और आपको पूछा गया कि पी पॉइंट पे एक पॉजिटिव, क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब क्या होगा, मतलब इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, जब पॉजिटिव चार्ज रॉड रहता है और एक न्यूट्रल वाला, मान लीजिए कंडक्टिंग स्फीयर है, तो जब पॉजिटिव चार्ज है तो नजदीक में क्या होता है, उल्टा, और दूर में सेम। तो पॉजिटिव है तो निगेटिव, और दूर हो गया पॉजिटिव। अगर मान लीजिए यहाँ होता निगेटिव, क्या होता है यहाँ पे, निगेटिव, तो यहाँ क्या बनता, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ क्या बनता, निगेटिव। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे था कि मान लीजिए पॉइंट पी है, पॉइंट क्या है, पी, और यहाँ पे कैसा रोड है, पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो सामने क्या हो जाएगा, उल्टा निगेटिव, और दूर में क्या हो जाएगा, सेम। तो आपने वही मैंने यहां बनाया, ये पॉजिटिव चार्ज रॉड है, तो यहां पे हो गया उल्टा निगेटिव, और यहां क्या हो गया, पॉजिटिव। तो आपने देखा क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसी को तो इनक्लोज चार्ज बोलते हैं, और वो कितना है, पॉजिटिव है। तो फ्लक्स भी क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी इसका आंसर क्या होगा, फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। ओके, तो ये बहुत अच्छा फंडामेंटल मैंने सवाल लिया, हर एक बुक से मैंने क्वेश्चन को उठाने की कोशिश किया अपने, चूंकि मेरे पास टाइम कम है तब भी मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। ओके, आप इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, अच्छे से देखना प्रॉब्लम्स को, मजा आएगा।